हेलो फ्रेंड्स। तो GS 365 के अगले लेक्चर में आज हम पार्लियामेंट को देखेंगे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप लोग के लिए। रीज़न है कि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हो गए, पार्लियामेंट हो गए, ये सारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक होते हैं। तो इसलिए हम पार्लियामेंट को डील करेंगे और इसको दो तीन पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रीज़न ये है एक पार्ट में ना करने का, कि थोड़ा सा इसे हम आराम से करना चाहते हैं। रीज़न है इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप अच्छे से इसे कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई इसे हम लोग आराम आराम से करेंगे आप लोग को, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। दैट इज़ योर पार्लियामेंट, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब हम, क्योंकि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डील कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी एस्पेक्ट को देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लेट से हम पार्लियामेंट को देख रहे हैं तो पार्लियामेंट बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में और किस आर्टिकल्स में आते हैं। तो अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आपका 122 तक पूरा जो है वो डील करता है पार्लियामेंट से। और अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट, ठीक है। देखो, पार्लियामेंट की अगर हम बात करेंगे तो पार्लियामेंट आपका मेनली जो है वो तीन मिलके बनते हैं, मतलब पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के थ्री कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं। देखिए, पहले तो आपके एक हो गया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज बीइंग देयर, प्रेसिडेंट भी इनके पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट की हम बात कहाँ करते हैं, आर्टिकल 52 में करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। काउंसिल ऑफ स्टेट इज नथिंग बट योर राज्यसभा। ये हमारा आर्टिकल नंबर आपका 80 में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल, तो ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 81 में, ठीक है। जिसे हम लोकसभा कहते हैं। तो ये तीन, यानी प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये तीनों ही मिलकर आपका क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। तो जैसे कि पहले प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट पे तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर ले लिया, लेकिन कुछ बातें जो यहाँ जानने लायक हैं कि प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्ट नहीं, अब ध्यान से समझे, नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये दो हाउस होते हैं। ये आपका अपर हाउस इसे कहते हैं, इसे हम लोअर हाउस करते हैं। अभी एक एक करके देखेंगे। ये दोनों हाउसेज होते हैं आपके। तो इन दोनों में से किसी का भी मेंबर जो है वो नहीं होता है, ठीक है। नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है। किसी भी हाउस के प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं होते हैं, फिर भी ये पार्लियामेंट का क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है। ही इज बीइंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो बेसिकली हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। तो हम लोगों ने ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो देखिए, बेसिक पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं। अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, ऐसे तो हम लोगों ने पूरा प्रेसिडेंट चैप्टर ही आप लोग के लिए देख लिया है। तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया है। आगे भी हम चल के इस पार्लियामेंट वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, बट कुछ बेसिक बातें यहीं देख लेते हैं कि सर, अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट कैन समॉन एज वेल एज प्रोरोग्यो, ठीक है। समन एंड प्रोरोग्यो द सेशंस, बेसिकली बोथ दी हाउसेस। और यहाँ तक कि आपको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो डिसॉल्व तो बोथ हाउस नहीं होंगे, कौन हो सकता है, लोकसभा हो सकता है, ये हम लोग देखेंगे। सॉमन एंड प्रोरोग्यो बोथ द हाउसेस। लेकिन अगर वही मैं एडजॉर्मेंट की बात करूँ या एडजॉर्मेंट सीनेडी की बात करूँ, तो वो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं, अगर हम बात करते हैं जैसे स्पीकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो अभी हम लोग आगे देखने ही वाले हैं। तो अभी बस इंट्रोडक्टरी एक तरह से आप ले सकते हैं, तो इंट्रोडक्टरी है, तो इसीलिए आगे चल के हम इसे बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम डिसॉल्व की बात करते हैं तो जैसा डिसोल्यूशन जो है वो 5 ईयर से पहले भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट ही करते हैं, तो फिर थोड़ा सा इसे डिटेल में देखते चलेंगे वन बाय वन करके सारा कुछ। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, स्टार्ट राज्यसभा से करते हैं, ठीक है। राज्यसभा क्योंकि अपर हाउस है आपका, इसे हम अपर हाउस कंसिडर करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, दो टर्म्स आते हैं, एक लोकसभा एक होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। देखिए, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। ये जो हिंदी नेम है लोकसभा एंड राज्यसभा, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए थे 1954 में। तो 1954 में जो है वो हिंदी नेम्स जो हैं इसके अडॉप्ट किए गए थे।
अगर हम राज्यसभा की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा बेसिक बातें कि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो वो 250 होती है, जिसमें 238 प्लस 12 होते हैं। 238 की अगर हम बात करें तो 238 आपका स्टेट्स और प्लस यूटी, ठीक है, यानी स्टेट हो गए और यूटी हो गए, ये 238 होते हैं, ये आपके इलेक्टेड होते हैं, ठीक है सर, इलेक्टेड होते हैं। तो इलेक्शन तो आपको पता होगा, हम लोग कब से बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, तो ये जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। अब आप ये अगर नहीं समझ पा रहे हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्या होते हैं, तो फिर यहाँ दिक्कत है। हाँ, कौन इलेक्ट करता है ये अगर नहीं पता कोई नहीं, हम इसे आगे देखेंगे कि कैसे इलेक्शन होता है, बट वैसे आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली में हम वोट करते हैं, इनडायरेक्टली में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करते हैं। ये 12 लोग जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो क्या नॉमिनेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर आपको ये नहीं पता कि कौन करता है तो दैट्स गुड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉमिनेशन जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो 12 यहाँ पे नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट करते हैं इसे, ठीक है। हम प्रेसिडेंट स्ट्रेंथ जब देखेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से नॉमिनेटेड किस किस फील्ड से हो सकते हैं। अब थोड़ी सी हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया सर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यानी इतने होने चाहिए। प्रेजेंट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 245 है आपके। 245 में अगर हम देखते हैं तो 229 प्लस 4 एंड प्लस 12। अब 229 क्या है तो सर स्टेट्स के हैं, और 4 जो है वो आपके हैं यूटीज के, एंड देन योर 12 आर बीइंग नॉमिनेटेड, ठीक है। ये नॉमिनेशन किस बेसिस पे होता है, तो सर नॉमिनेशन जो है वो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, ये सारे के फील्ड के बेसिस पे होते हैं। कौन करते हैं तो प्रेसिडेंट करते हैं। किस बेसिस पर, तो स्पेशल जो है वो आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, या फिर हम बात कर सकते हैं साइंस की, या फिर हम बात कर सकते हैं सोशल सर्विसेज की। तो ये सारे फील्ड से हम 12 लोग को नॉमिनेट करते हैं। ये 229 हो गए आपके स्टेट से, और 4 जो हो गए वो आपके हो गए यूटी से, ठीक है। 4 जो है वो आपके यूटी से होंगे, और 229 जो है वो आपके स्टेट से होते हैं, ठीक है। अब यहीं पर देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये देखने के लिए मिलता है कि वहां पर जो है वो सभी स्टेट्स को, ऑल स्टेट्स हैव बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में वैसा नहीं है। आपको मैंने जब शेड्यूल डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ शेड्यूल, तो फोर्थ शेड्यूल बेसिकली डील ही इसी से करता है कि राज्यसभा में जो सीट्स एलोकेशन है, जो सीट्स एलोकेशन राज्यसभा में है, वो बेसिकली आपके पॉपुलेशन के बेसिस पर हुए हैं। वो अभी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपका पॉपुलेशन के बेसिस पर हुआ है। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं जैसे यूपी, ये सब के ज़्यादा सीट्स हैं, और छोटे जो स्टेट्स हैं उनके राज्यसभा में सीट्स कम है। लेकिन अगर आप यूएस में जाके देखते हैं तो आप बड़े स्टेट हो या छोटे स्टेट हो, आपकी जो यूएस में सभी स्टेट्स के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी इक्वल सीट्स आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम अगर यूटीज की बात करें, तो यूटीज में आपके जो है वो 3 यूटी हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। द फर्स्ट वन इज योर दिल्ली, देन योर पुडुचेरी, एंड देन जे, ठीक है। तो ये आपके हो गए। लेकिन वहीं अगर अब यहीं पे देख लो अमेरिका, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो वहां पर कोई भी मेंबर, नो मेंबर आर बीइंग नॉमिनेटेड, कोई भी मेंबर वहां नॉमिनेट नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा डिस्पैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी जब आप कंपेयर करते हैं बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आपको काफी ज्यादा डिस्पैरिटी यहाँ देखने के लिए मिलती है। अब बात आ जाती है, सर हम लोग उतने देर से बात कर रहे हैं कि दे आर बीइंग इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, हमें ये तो पता है कि इनडायरेक्टली इलेक्शन मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें इलेक्ट करते हैं, बट बेसिकली वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते कौन है, तो दे आर बीइंग इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लो बिहार की राज्यसभा में सीट्स हैं, तो जो भी इलेक्ट होंगे लेट्स से 16, तो जो भी होंगे वो बिहार के जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होंगे, यानी दैट इज एमएलए, वो इन्हें इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और बाय द ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बेसिक लेक्चर में आपको बताएंगे। बाय द proportional representation by the means of सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। हम लोगों ने आपको बताया था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का एक हम आपको वीडियो देंगे, वहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से डिस्कस करना ज़रूरी है। रीज़न ये है कि ये जो है वो आपका प्रेसिडेंट में भी इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। और जो सीट्स एलोकेशन है, मैंने आपको बताया कि द सीट्स आर बीइंग एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पॉपुलेशन,
बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द राज्यसभा इज दैट कि राज्यसभा अपने आप में एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। व्हाट डू वी मीन बाय कंटिन्यूइंग चैम्बर? कंटिन्यूइंग चैम्बर कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक परमानेंट बॉडी है, इट इज अ परमानेंट बॉडी इन इटसेल्फ, यानी इसका जो है वो बॉडी परमानेंट बॉडी का मतलब है कि इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी आप इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। अनलाइक अगर आप देखते हैं कि जब लोकसभा की बात, तो लोकसभा जो है 5 इयर्स के बाद डिसॉल्व हो जाता है, वो भी उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का केस देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि 6 इयर्स का एक मेंबर का खुद का मतलब जो ये हाउस है राज्यसभा, उसकी तो खुद की कोई टेन्योर ही नहीं होती, नो टेन्योर। एक मेंबर का टेन्योर 6 साल होते हैं, जिसमें कि 2 साल, हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो है वो उसके हटा दिए जाते हैं। लेट से मान लो 100 नहीं 300 ले लेते हैं, ठीक है, 300 मेंबर्स हैं। अब 300 मेंबर्स हैं तो 300 मेंबर्स आर बीइंग देयर। अब 100 मेंबर्स जो हैं वो सेकेंड ईयर, यानी जो सेकेंड ईयर यानी 2 साल मान लो कंप्लीट हो गया, तो थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में 100 मेंबर्स खत्म हो जाएंगे और उस समय 100 मेंबर्स और आ जाएंगे बाद में इलेक्ट होके। फिर उसके बाद अगले जो 100 मेंबर्स हैं वो अपने 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, फिफ्थ ईयर में, इस टाइप से। यानी कि हर 2 साल कंप्लीट होने पे वन थर्ड मेंबर, लेकिन एक जो मेंबर खुद है वो अपना 6 ईयर कंप्लीट करेगा, यानी जब उसके 6 साल कंप्लीट होंगे तब वो हटेगा। यानी लेट से अगर एक मेंबर यहाँ पर है तो वो 6 साल अपने कंप्लीट करने के बाद ही हटेंगे, और फिर 6 साल तो उनका जो है इस टाइप से हटाया जाता है कि हर 2-2 साल पे एक तिहाई मेंबर्स जो है वो हटते रहते हैं। हाँ, दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एज वेल, तो री इलेक्शन और री नॉमिनेशन दोनों ही अलाउड है, री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन, ठीक है सर। अब हम थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं लोकसभा के ऊपर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया राज्यसभा को, तो लोकसभा मैंने बताया हिंदी नाम हम लोगों ने कब लिया है, 1954 में। देखो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 552 होती है, 530 प्लस 20 प्लस 2, तो 530 20 प्लस 2, यानी 530 हो गए स्टेट से, 20 आपके हो गए यूटी से, और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, जो कि अब 104th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसे खत्म कर दिया गया, ठीक है, यानी इसे एक्सटेंड नहीं किया, बेसिकली हर 10-10 साल इसे एक्सटेंड किया जाता था, तो वो एक्सटेंड नहीं किया गया। SC ST वाला तो एक्सटेंड कर दिया गया, एंग्लो इंडियंस वाला जो है वो एक्सटेंड नहीं किया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर में भी नहीं किया गया, स्टेट लेजिस्लेचर में एक होता है तो वो भी नहीं किया गया, और यहाँ भी नहीं किया गया, ठीक है, वो अभी हम लोग देखते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट की बात करें, दैट योर प्रेजेंट स्ट्रेंथ, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ तो आपका 545 है, जिसमें कि आपका 530 हो गया प्लस 30 प्लस 2, ठीक है। अब ये आगे नहीं बढ़ाया गया, समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पर 530 हो गया, 13 हो गया, 530 फ्रॉम द स्टेट्स, यूटी और ये एंग्लो इंडियंस, अब आगे नहीं होगा। रीजन है कि 14 अमेंडमेंट के एक्ट के अंतर्गत जो है ये एंग्लो इंडियंस वाला खत्म कर दिया गया है, समझ रहे हो आप। यानी बेसिकली हुआ क्या है कि जो एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता था 2 मेंबर्स का, वो अब आगे एक्सटेंड नहीं किया गया, हर 10 साल पे क्या होता था, एक्सटेंड करना होता था। आर्टिकल 331 आपको पढ़ने की इसके लिए जरूरत है। 330 में अगर आप देखोगे तो SC को इस तरह का ये मिला है, और 332 में जो है वो आपको ST का इस तरह का मिला है, और ये एंग्लो इंडियंस, तो ये 2 एक्सटेंड कर दिए गए हैं अगले 10 सालों के लिए, लेकिन इसे एक्सटेंड नहीं किया गया है अगले 10 सालों के लिए, समझ रहे हैं, हर 10-10 साल पे ये रिन्यू होता रहता था। तो 2021 में ही बेसिकली इसे रिन्यू कर रहा था 2031 तक के लिए, लेकिन इसे रिन्यू नहीं किया गया, बाकी ये दोनों को रिन्यू किया गया है। इसके तो मेंबर्स बहुत ही सिंपल है, इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। डायरेक्टली किसके थ्रू इलेक्ट होते हैं, तो हमारे थ्रू, दैट इज जो कॉमन पीपल है उनके थ्रू होते हैं, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक यहाँ पर फैक्ट आप ध्यान रखो सर कि 66 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो 66 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 1988, इसमें जो है वो 21 ईयर्स हमारी एज होती थी वोटिंग की, इसे रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी गई है। जैसे कि अब अगर आप 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो काम किया गया है वो 61st अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत किया गया है। इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर, ये अपने आप में कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। दैट मीन्स ये दिस इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये जो है सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन होता है।
इसकी जो टेन्योर होती है 5 इयर्स होती है। 5 इयर्स के बाद ये बॉडी यानी पूरी हाउस ही डिसॉल्व हो जाती है, सारे मेंबर्स, फिर उसका री इलेक्शन होते हैं अपने। हाँ, इसका क्या एक्सटेंड हो सकता है? यस सर, एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल तक। वो नेशनल इमरजेंसी में पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर कराऊंगा। तीनों तरह की इमरजेंसी है, इसमें बहुत सारे आपको एस्पेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो उस केस में 1 साल एक बार में किया जा सकता है, लेकिन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि एक एक साल करके बार बार आपको बस रेजोल्यूशन पास कराना होगा कि नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू कर रहा है, और इसे एनी लेंथ ऑफ टाइम तक आप एक एक साल कर करके कर सकते हैं, यानी 1 साल एक बार में, लेकिन इसको कंटिन्यू आप लंबे समय तक भी कर सकते हैं। देखिए, हम लोग बार बार बात कर रहे थे, उस समय से आपको बताया मैंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो इलेक्शन में यूज होते हैं, वो आप अगर देखते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो यूज किया जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर आप राज्यसभा के इलेक्शन की बात कर लो, वहां यूज किया जा रहा है, या फिर अगर आप बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि आपके 6 स्टेट्स में, वहां यूज किया जा रहा है। लोकसभा में नहीं किया जा रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट वाले में नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग दी मेंबरशिप, ठीक है, मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लेट से आप ही मेंबर बनना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें होंगी जिसके लिए जो जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज के लिए क्वालिफिकेशंस को हम लोग जानते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशंस कुछ तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में आप याद रखें सर, 4 बातें लिखी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली कहा गया है, 5 कह सकते हैं, एक और है कि दैट यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब अगर आप बनते हैं तो आपको ओथ एंड एफर्मेशन लेने की जरूरत है, जो कि शेड्यूल 3 में दिया गया है, ठीक है। आप देखेंगे शेड्यूल 3 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी दिया गया है। 4 है आपके। अगर आप राज्यसभा की अगर बात करते हैं, तो राज्यसभा के अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एज है 30 इयर्स। अगर लोकसभा के बनने चाहते हैं तो मिनिमम एज है 25 इयर्स। वहीं अगर हम बात कर लें कि अगर आप बनना चाहते हैं लेट से पंचायत अर्बन लोकल बॉडीज की, तो वो एज होती है 21 इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 25 ईयर अगर आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, 25 फॉर लोकसभा एंड 30 फॉर योर राज्यसभा। इसके अलावा दिया गया है कि दैट एनी अदर लॉ और लेजिस्लेशन दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, उसके थ्रू आप कुछ क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, यानी ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। इसी कारण से पार्लियामेंट ने अपनी इस पावर को यूज करते हुए आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया, और इसके अंतर्गत 2 और आपको कंडीशंस दिए। पहला कि आप किसी न किसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टोरल होने चाहिए। दूसरा, अगर आप SC ST सीट से अगर खड़े हो रहे हैं, यानी कि जो रिजर्व सीट्स हैं SC ST की, और वहां से खड़े हो रहे हैं, तो आप उसी स्टेट किसी भी स्टेट या फिर किसी भी स्टेट या किसी भी यूटी के आप बेसिकली क्या होने चाहिए, वो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करने होने चाहिए, तभी आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, हम लोगों ने क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ली है, तो हम डिसक्वालिफिकेशंस की बात करेंगे कि व्हाट आर द डिसक्वालिफिकेशंस। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिसक्वालिफिकेशन दिए हुए हैं कि आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो, अभी हम लोग आगे चल के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी देखेंगे क्या होता है, कोई भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो नहीं होल्ड करने चाहिए। दूसरी बात कि यू शुड नॉट बी एंड मेंबर ऑफ अनसाउंड माइंड, वो भी अगर अनसाउंड माइंड है तो कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर्ड होना चाहिए, इट शुड बी डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। इसके अलावा यू शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है, और नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी लेट से पता चलता है कि यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तब की बात कर सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट बनाता है, तो इसके लिए भी पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन बनाया है आरपीए एक्ट 1951। इसमें भी आपको 4 स्टेट्स दिए गए हैं, देयर आर 4 स्टेट्स ऑन विच आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी तरह के इलेक्शन ऑफेंसेस में पाए जाते हैं, या लेट से आप करप्शन ऑफेंसेस हो गए, ठीक है, या आप किसी तरह के करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको किसी भी तरह का इम्प्रिजनमेंट हुआ है, जो कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो आपको बेसिकली 2 साल या 2 से ज्यादा सालों के लिए है उस केस में। या फिर आपको पता होगा कि इलेक्शंस में जब आप लेट से आपने इलेक्शन में किया, तो आपने पैसे जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसका आपको देना होता है कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है। अगर आप फेल हो जाते हैं अपने एक्सपेंडिचर बताने में, तो उस केस में भी हो जाता है। या फिर लेट से आप किसी तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, या फिर किसी तरह का वर्क और सर्विसेज में, तो लेट से आप अपने फायदा उठा सकते हैं अगर आप MP बनते हैं तो अपने पोस्ट का या कुछ भी, तो उस तरह की चीजों में, या करप्शन डिसलॉयल्टी ये सारी जो चीजें होती हैं उसमें। या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और MD या फिर मैनेजिंग एजेंट कुछ भी हैं, जिसमें जो कि बेसिकली गवर्नमेंट का जिस भी बॉडी में
अगर लेट से 25% भी है एटलीस्ट, यानी एट मैक्स तो 100% भी हो सकता है, अगर एटलीस्ट 25% भी स्टेक है गवर्नमेंट का, तो अगर उसके डायरेक्टर एमडी हैं तो आप नहीं डिस्क्वालीफाइड हैं। यानी कि लेट से अगर मान लेते हैं कोई बॉडी ऐसी प्राइवेट है, 100% प्राइवेट ओनरशिप है, तब ठीक है, तब आप खड़े हो सकते हैं। बट अगर गवर्नमेंट का उसमें 25% भी स्टेक है लेट से एटलीस्ट, तो भी आप ये हो जाते हैं। एक और है, देखो सर, 10th शेड्यूल वाला भी आ जाता है। देखिए ये सारी जो हम लोगों ने बातें की ना, इसमें जो फाइनल डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट का होगा, यानी कि प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन द फाइनल डिसीजन टू टेक द कॉल। तो प्रेसिडेंट जो है वो लेते हैं। हाँ, इसमें उनको बेसिकली ये दिया गया है कि आप अपनी जो है ओपिनियन ले सकते हैं इलेक्शन कमीशन से, ठीक है, इलेक्शन कमीशन से अपना ओपिनियन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ये हम लोग सेपरेट चैप्टर में देखेंगे, वहां पर बहुत डिटेल में देखते हैं। अभी आप बात समझ जाए थोड़ी सी कि सर इट डील्स विद द डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि लेट से आप किसी पार्टी से थे, ठीक है, आपने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद आप उस पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं वॉलेंटरली, तो इस केस में आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आपको हटाया जाएगा। या फिर लेट से आपने वोटिंग होती है जब, तो आप अपने पार्टी के साथ वोट नहीं कर रहे हैं, आप अपने पार्टी से कॉन्ट्ररी वोट कर रहे हैं, तो या फिर आप इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हुए थे, अब उसके बाद आप कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं इस केस में, या आप नॉमिनेटेड मेंबर थे और अब जो है वो 6 मंथ्स के अंदर आप जो है वो मतलब 6 मंथ्स आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि 6 मंथ्स तक तो आप रह सकते हैं, तो उस केस में फिर क्या है कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर इन सभी केसेस में अगर हम देखें तो आपका डिफेक्शन लॉ काम करता है। और डिफेक्शन की जो फाइनल अथॉरिटी है, जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट की थी, तो यहाँ पर जो है वो चेयरमैन या फिर स्पीकर का होता है, यानी चेयरमैन फॉर राज्यसभा एंड स्पीकर फॉर योर लोकसभा, ठीक है सर। तो ये सारी चीजें है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि वैकेटिंग वैकेटिंग ऑफ सीट्स, यानी कब कब वैकेंसीज हो सकती हैं। देखिए इसमें भी 4-5 हम लोग एस्पेक्ट को देखेंगे। पहला अगर हम बात करते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट दी डबल मेंबरशिप। ओके, अब डबल मेंबरशिप कैसे होता है। मान लो सर अगर आपने दोनों ही हाउसेस से आप खड़े होते हैं और दोनों ही हाउसेस से आप जीत जाते हैं। लेट से आपने लोकसभा से भी खड़े हुए, राज्यसभा से भी हुए और दोनों ही से आप जीत गए, तो इस केस में आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है। 10 दिन में आप बता दें किस सीट के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, अदर देन दैट आपका राज्यसभा का सीट हट जाएगा। इसके अलावा लेट से आप किसी भी बॉडी के पहले से ही, मतलब किसी भी हाउस के पहले से ही मेंबर हैं, आप राज्यसभा के हो सकते हैं या लोकसभा के हो सकते हैं, और उसके बाद आप दूसरे में इलेक्ट हो जाते हैं, दूसरे के इलेक्शन में आप खड़े होते हैं और इलेक्ट हो जाते हैं। तो इस केस में अगर आपने कोई भी अपने मर्जी से एक सीट नहीं वैकेंट की, तो आपका पहले वाला बॉडी का खत्म हो जाता है सीट। इसके अलावा आप मान लो 2 सीट से खड़े हुए, एक ही बॉडी लेट से लोकसभा इलेक्शन में आप 2 सीट से खड़ा हुए और दोनों ही सीट से जीत गए, तो आपको बताना होगा कि सीट्स के साथ आप कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं बताते तो आपकी दोनों ही सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, वो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में खड़े होने के लिए, यानी एमएलए के लिए, अगर वो वहां से जीत जाता है तो उसे डिसाइड करना होगा कि किस सीट के साथ वो कंटिन्यू करना चाहता है। अगर लेट से वो नहीं डिसाइड कर पाता तो उसकी पार्लियामेंट की सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है। तो ये सारे हैं डबल मेंबरशिप वाले केसेस जिसमें आपकी सीट जो है वो वैकेंट की जा सकती है। इसके बाद तो हम लोगों ने देखिए एक डिस्क्वालिफिकेशन वाला, डिफेक्शन वाला बात ही किया। डिफेक्शन दैट मींस योर 10th शेड्यूल, तो वो सारे जो है वो सारी चीजें होंगी। अब मान लो आप रिजाइन करना चाहते हैं, आप रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं किसको, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन केस ऑफ लोकसभा, ही इज द स्पीकर। और अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, तो ही इज द चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, दैट इज नॉन अदर देन द वाइस प्रेसिडेंट। हम लोग ने इसको डिटेल में देख लिया है, ठीक है। मान लो आप एब्सेंट है हाउस से 60 दिनों से, 60 या 60 डेज से ज्यादा से, वो भी विदाउट परमिशन। तो अगर इस केस में भी अगर हम देखें आप विदाउट परमिशन 60 या 60 डेज से ज्यादा से हैं, तो इस केस में भी आपको जो है वो सीट आपकी वैकेंट की जा सकती है, ठीक है। बाकी तो और बहुत सारे केसेस होते हैं, मान लो ये सब अदर केसेस में आ जाते हैं कि आपकी इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर कर दी जाती है उस केस में, या फिर आपको एक्सपेल्ड कर दिया गया अपने हाउस से, या फिर आप प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट आगे चल के बन जाते हैं तो उस केस में, ठीक है, या गवर्नर बन गए किसी स्टेट के, तो ये सारे केसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ओथ एंड एफर्मेशन की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने बात की यहाँ पर कि ओथ एंड एफर्मेशन और बीन टेकन शेड्यूल 3 के अंतर्गत जो है वो लिए जाते हैं, लेकिन कौन करवाता है।
तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट ही करवाते हैं। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट सम पर्सन, और जिस पर्सन को अपॉइंट करते हैं उनके सामने जो है वो आपको ओथ लेना होता है। जब तक आप ओथ एंड अफर्मेशन नहीं ले रहे हैं तब तक आपको किसी भी तरह की बेनिफिट नहीं दी जाएगी एज एन एमपी। यहाँ तक कि आपके पास कोई भी वोटिंग राइट्स भी नहीं है, और आप किसी भी तरह के प्रोसीडिंग्स जो होंगी उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप बैठते हैं इस केस में जाके हाउस में, तो आपको प्लेंटी भी देनी पड़ेगी 500 पर डे के अनुसार। ये 500 पर डे कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जानने के लिए आप जान सकते हैं। जहां तक हम सैलरीज की बात करें, सैलरी एंड अलाउंसेस दैट आर बीइंग गिवन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। यानी पार्लियामेंट जो है वो डिटरमाइन करता है। यहाँ पर किसी भी तरह का देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हैविंग पेंशन, पेंशन का कोई सी भी तरह का हमें प्रोविजन देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि स्पीकर को, कि बाद में चल के कोई ना कोई एमपी ही आपके स्पीकर या चेयरमैन ये सब बनते हैं, या डेप्यूटी स्पीकर ये सब बनते हैं, डेप्यूटी चेयरपर्सन बनते हैं राज्यसभा के केस में। ये सारे जो है वो भी आपके जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही डिटरमाइन किए जाते हैं। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ, CAPF 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन, कि दैट यू विल बी स्ट्रेंज टू नो दैट जो आपके स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो अपना ओथ एंड एफर्मेशन नहीं लेते हैं। दे टुक ओथ एंड एफर्मेशन एज एन एमपी, क्योंकि वो तो एक एमपी ही होते हैं। बट जब एमपी होने के बाद किस तरह से स्पीकर का इलेक्शन होता है, पहले प्रोटेम स्पीकर होते हैं, उसके बाद आपके ओरिजिनल स्पीकर आते हैं, तो फिर वो स्पीकर के रूप में किसी भी तरह का ओथ एंड एफर्मेशन नहीं लेते हैं। नो ओथ एंड एफर्मेशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। फिर हम लोग आगे देखते हैं स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये सारी चीजें जो है डिटेल में थोड़ा देखेंगे। ये सारे चैप्टर्स आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको कहीं समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो। वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगा। बाकी देखते हैं एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।